हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे 21 मार्च की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। फेरोशियस फ्रेंड्स इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है इंसान के सबसे वफादार दोस्त पे, यानी डॉग्स पे। स्ट्रीट डॉग्स, पेट डॉग्स, सभी टाइप के डॉग्स के ऊपर क्या नए कानून देश में बनने की ज़रूरत है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल बहुत कम आते हैं, मिस मत किया करो। चलिए आज का क्विज़ भी आपको दिखा दें। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करना है। छोटा सा क्विज़ है, 6 क्वेश्चंस हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मन से सीखो और 6 में से आपको 6 नंबर मिले। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहे फेरोशियस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त है ना, सिंपल वर्ड है तो। फेरोशियस का मतलब क्या होता है? खूंखार, बहुत ज़्यादा सैवेज, एग्रेसिव, विशियस। कह रहे जी दोस्त जो हैं हमारे बड़े खूंखार हैं, बड़े ही जंगली हैं। फेरोशियस फ्रेंड्स को बोल करके बात कर रहा है कुत्तों की, डॉग्स की, जो कि इंसान का सबसे वफादार दोस्त भी कहलाता है। लेकिन कई डॉग्स की ऐसी ब्रीड्स हैं, कुत्तों की ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों पे अटैक करने के लिए जानी जाती हैं, बहुत फेरोशियस होती हैं। पिटबुल का आपने नाम सुना होगा। पिटबुल जो है बहुत ख़तरनाक होता है अगर वो किसी पे हमला करे तो इसी चीज़ को इस आर्टिकल में बताया जाएगा। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। While allowing for a choice of pets, while allowing for a choice of pets, raising them should not be unbridled right. कह रहे जी जबकि अलाउ करते हुए, अलाउ फॉर करना यानी किसी चीज़ की इजाज़त देना, किसी काम को करने की आज्ञा देना। कह रहे जी जबकि आज्ञा देते हुए या इजाज़त देते हुए चॉइस ऑफ पेट्स की, आपको कैसा पेट चाहिए उसकी आपको चॉइस मिले। कुत्ता पालना है, बिल्ली पालनी है, छोटा कुत्ता चाहिए, बड़ा कुत्ता चाहिए, ये सब चीज़ों का जो है आपकी चॉइस का हमें अलाउ करना है उसको। कह रहा है ऐसा करते हुए ना इन सभी प्रजातियों के पेट्स को जो रेज करने का काम है या इनको पालने का जो काम है वो आपका अनब्रिडल्ड राइट नहीं होना चाहिए। राइट का मतलब है अधिकार यानी कि हक, और अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम। समझ पा रहे हो? बेलगाम हक नहीं है आपका कि आप कोई भी सांड जितना बड़ा कुत्ता ले आए और बोले मैं तो इसको पालूंगा और ये मेरा पालतू कुत्ता है, और वो पूरे मोहल्ले में लोगों को उठाता फिरे, जो है समझ गए ना, काटता फिरे। तो ऐसा नहीं है, आपका पूरा पूरा राइट बन गया कि जो भी आप पालना चाहें वो पाल सकते हैं। ये राइट जो है ब्रिडल्ड नहीं हो सकता। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है। समझ गए? थोड़ा सा अजीब बना हुआ सेंटेंस। रेजिंग जो है सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है, और शुड नॉट बी इसकी वर्ब है। ठीक है। अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम, ये वर्ड बना है ब्रिडल से। अभी इसको आगे डिटेल में हम देखेंगे। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। अगर लगाम के आगे अन लगा दिया यानी बेलगाम बना दिया, अनरिस्ट्रेंड या अनरेस्ट्रिक्टेड इसको बोल सकते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर वोकैब आई है काफ़ी अच्छी खासी, भारी भरकम। सारे वर्ड्स को एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए अपनी वोकैब शीट है, 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं इरक्सम से। ज़रूर से शीट को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया है ना। इरक्सम का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको इर्क करे यानी चिढ़ाए, समथिंग दैट कॉजेज इरिटेशन। द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज कन्फ्यूजिंग एंड इरक्सम। जो प्लॉट था, जो कहानी थी इस मूवी की,
वो कंफ्यूजिंग भी थी और चिढ़ाने वाली भी थी, इर्कसम भी थी। एनोइंग भी बोल सकते हैं चिढ़ाने वाली चीज़ को, बॉदरसम पेस्टरिंग भी बोल सकते हैं, और एक बड़ा अच्छा सिनोनिम है इसका वैक्सिंग। ध्यान देना ये VAX नहीं है, ये VEX है। स्पेलिंग मिस्टेक्स में, स्पेलिंग एरर्स में आपको एक मिल सकती है कभी स्पेलिंग, तो वैक्सिंग की स्पेलिंग देख लेना। चिढ़ाने वाली चीज़ वैक्सिंग। चलिए अगला वर्ड है अपने पास रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है धड़ल्ले से होती हुई कोई चीज़, खुलेआम होती हुई कोई चीज़। खुलेआम धड़ल्ले से होने वाली चीज़ को हम बोलते हैं रैम्पेंट। जैसे रैम्पेंट करप्शन है देश में, आपको खुलेआम भी होता हुआ मिलेगा और धड़ल्ले से होता हुआ भी मिलेगा, है ना। ऐसी चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ होता है। अनरिस्ट्रेंड बोल सकते हैं, बेलगाम बोल सकते हैं। अनब्रिडल्ड जो आपने अभी वर्ड देखा इसी का सिनोनिम है। ब्रिडल मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, लगाम को, है ना, रिस्ट्रेन को। तो अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम। अपने आप ये वर्ड जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिज़ाइन। जो एलिगेशन थी धड़ल्ले से खुलेआम होते करप्शन की, उन एलिगेशंस ने, उन आरोपों ने मिनिस्टर से रिज़ाइन करवाया, मिनिस्टर से त्यागपत्र दिलवाया। ये अगला वर्ड है एनकम्पस। मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है रीडिंग के अंदर। कंपस क्या थी? कंपस वो चीज़ थी जिससे आप गोले बनाते थे अपने स्कूल में, प्रकार बोलते थे उसको। बीच में यहाँ उसकी पिन है, उसको रखा और यहाँ पेंसिल बांध के उसको गोल घुमाया तो आपका सर्कल बन जाएगा। तो वहीं से वर्ड बनाया गया एन कंपस। एन जो रूट है वो किसी वर्ब को बनाने के लिए यूज़ होती है नाउन से, और कंपस का मतलब होता है प्रकार या गोला बनाने वाली मशीन। जब आप गोला बनाते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो आप बहुत सारे एरिया को ड्रॉ करते हैं अपने दायरे में। वो गोला काफ़ी सारे एरिया को ले लेता है। एनकम्पस वर्ड का मतलब भी होता है प्रकार के उस गोले की तरह किसी चीज़ को अपने दायरे में ले लेना या अपने स्कोप में इंक्लूड कर लेना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो जॉब है सेक्रेटरी के तौर पे, वो दायरे में रखती है या इंक्लूड इन स्कोप करती है एक बहुत बड़ी रेंज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की या जिम्मेदारियों की। तो ये वर्ड एनकम्पस यू विल सी इन द आर्टिकल अगेन टुडे। बाकी इसके सिनोनिम्स भी आपको कई बार करवा दिए हैं। एनकैप्सुलेट, कैप्सूल बना के किसी चीज़ को दायरे में ले लेना। जैसे कैप्सूल में आप देखते हो ना, बाहर एक शेल होती है, अंदर उसके दवाई होती है ना। तो वैसे ही कैप्सूल बना के किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना। एनवेलप करना यानी लिफाफे की तरह किसी को कवर कर लेना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए अगला वर्ड अपने पास टेनर, काफ़ी दिन बाद आया है। टेनर को हिंदी में बोलते हैं मिजाज, जनरल कैरेक्टर और मीनिंग ऑफ समथिंग। एक और वर्ड होता है टेनर का मीनिंग में हिंदी में तासीर। तासीर सुना आपने? किसी फल की तासीर गर्म होती है, किसी चीज़ की तासीर ठंडी होती है। तो वो मिजाज या तासीर जो है ना, अंग्रेजी में टेनर से बताया जाता है। द टेनर ऑफ द मीटिंग वॉज पॉजिटिव। मीटिंग का जो मिजाज था या तासीर थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, काफ़ी सकारात्मक थी। तासीर या मिजाज के लिए ये सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि टेम्पर या टेम्परामेंट। तो आज टेम्परामेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। मूड, डिस्पोजिशन, जिस्ट, ये भी सभी आपके मिजाज को ही बताते हैं। डिस्पोजिशन आपके मूड को बताने वाला एक एडवांस वर्ड है, ठीक है। अ पर्सन ऑफ गुड डिस्पोजिशन मतलब एक अच्छे मूड का आदमी, हंसमुख आदमी। अ पर्सन ऑफ बैड या इरिटेटेड डिस्पोजिशन मतलब एक खिंचा हुआ आदमी। तो ये एडवांस वर्ड है, इसको भी ध्यान रखना है। लास्ट वर्ड है अपने पास सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस का मतलब होता है हालात, स्थिति, सिचुएशन या कंडीशन। द आइलैंड नेशन इज़ गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली डेंजरस सर्कमस्टेंसेस। ये जो छोटा सा टापू पे बसा हुआ देश है, आइलैंड नेशन है, ये बहुत ही डेंजरस सर्कमस्टेंसेस से गो थ्रू हो रहा है, बहुत ही खतरनाक हालातों से गुजर रहा है। गो थ्रू होना यानी एक्सपीरियंस करना या गुजरना। हालात को कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। आप आज यही वर्ड सर्कमस्टेंस आर्टिकल में देखेंगे। चलिए एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को इस इशू के बारे में पता होना चाहिए। देखिए भारत में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि स्ट्रीट डॉग्स की समस्या से, या जिनको स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, गली के कुत्ते, उनकी समस्या से हम आज भी जूझ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए हम जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से क्योंकि सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। गली में घूमने वाले कुत्तों पे कभी लगाम नहीं लगाई, इनको स्टेरलाइज करके इनकी पॉपुलेशन को कम नहीं किया। उल्टा सरकार ने शायद 2002 या 2004 में, देख लेना कौन से साल में बना था,
एक कानून भी बना रखा है कि गली के कुत्ते को आप मार के भगा नहीं सकते हैं। जितनी आपकी वो गली है, जितना आपका वो एरिया है, उतना ही उस कुत्ते का भी अधिकार है उस जगह पे। आप उसको पीट नहीं सकते हैं, वहाँ से दौड़ा नहीं सकते हैं। अब इसकी वजह से इंडिया रेबीज़ कैपिटल है दुनिया की। सबसे ज़्यादा रेबीज़ आपको इंडिया में मिलेंगी इन कुत्तों की वजह से। अब ये समस्या बढ़ करके हमारे घरों तक आ चुकी है। आजकल कुछ लोग ऐसे कुत्तों को पर्सनल पाल रहे हैं, पेट बना करके पाल रहे हैं, रेज कर रहे हैं, जो कि बड़े खतरनाक ब्रीड के हैं, पिटबुल जैसी, और नाम आपको बताएगा और भी कई ब्रीड्स आपको मिलेंगी। और ये इतने खतरनाक कुत्ते होते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी पे, नेबर पे भी हमला कर देते हैं। मालिक को, समझ गए ना, कंट्रोल भी नहीं होता इन पे। इस पे हमारी जुडिशरी ने अपना रवैया बहुत सख्त किया है और इस चीज़ पे डेलिब्रेट किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, क्यों ना कुत्तों की कुछ खास नस्लों को बैन ही कर दिया जाए भारत में कि आप उनको पाल ही ना सकें। तो आज के आर्टिकल में इसी चीज़ को आप डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन है आज की एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। चलो, करेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी ओपन्स अप वैक्सिंग डिलेमास इन इंडिया। जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है डॉग्स और उनकी जगह के बीच में, उनके प्लेस के बीच में, और कहाँ, हमारे समाज में, कह रहे ये रिश्ता जो है ओपन अप करता है, खोल देता है वैक्सिंग डिलेमास को, भारत में बड़ी ही चिढ़ाने वाली, परेशान करने वाले धर्म संकट को इंडिया में। डिलेमा मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, धर्म संकट बोलते हैं इसको, प्रिडिकामेंट बोलते हैं, कॉन्ट्री बोलते हैं। और वैक्सिंग आप देखते हैं जो चिढ़ाता हो, जो अनोइंग हो, जो इरिटेटिंग हो। तो कुत्तों से इंसानों का जो रिश्ता है उससे बहुत सारी अनोइंग सी डिलेमाज आपको देखने को मिलेंगी। रिलेशनशिप सब्जेक्ट है, ओपन्स अप इसकी वर्ब है, बिटवीन एंड का इस्तेमाल किया गया है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, बिटवीन डॉग्स एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी। अब देखो वो क्या डिलेमा है। ऑन वन हैंड देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। एक तरफ तो, ऑन वन हैंड का मतलब है एक तरफ तो एक तरफ तो प्रॉब्लम है गली के कुत्तों की, स्ट्रीट डॉग्स की हमारे सामने। प्रॉब्लम की वर्ब है इस, ठीक है, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। अच्छा, और क्या हो रहा है। सिटीजन्स ऑल ओवर द कंट्री मे कंप्लेन अबाउट देयर रेसिडेंशियल कॉलोनीज बीइंग अंडर अटैक बाय रोविंग कैनाइन्स, but this has not spurred any significant response to enforce existing municipal laws to contain their numbers. सिटीजन्स जो हैं, नागरिक जो हैं पूरे देश में, ऑल ओवर द कंट्री, हो सकता है वो कंप्लेन करते हों, और किस बारे में, अबाउट लगा के बता रहे हैं, उनके रहने की बस्तियों के, कॉलोनीज़ के, रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ के अंडर अटैक होने के बारे में, या हमले के नीचे होने के बारे में। और ये हमला किया जा रहा है रोविंग कैनाइन्स के द्वारा। कैनाइन का मतलब है डॉगीज़, रोविंग का मतलब है भटकते हुए खानाबदोश। तो गली के कुत्तों की वजह से बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका मोहल्ला जो है अंडर अटैक्ड है। कह रहे लेकिन इस पूरी कंप्लेन के बावजूद सरकारों को कभी शर्म नहीं आई, इस चीज़ ने कभी भी स्पर नहीं किया, इंसाइट नहीं किया, भड़काया नहीं किसी बड़े पॉलिटिकल रिस्पॉन्स को, सियासी प्रतिक्रिया को, ताकि इन्फोर्स किया जा सके, लगाया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके हाल में बने हुए एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल लॉज को, ताकि इन कुत्तों के नंबरों को कंटेन किया जा सके, इनकी संख्या को कम किया जा सके। कंटेन करना यानी कंट्रोल करना। तो लॉज तो हमारे पास हैं, गली के कुत्ते को आपको स्टेरिलाइज करना है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को काट देना है ताकि वो और आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके। लेकिन कभी भी हमारे आम आदमी की आवाज़ जो है नेताओं के कान में पड़ी नहीं। इन कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए कोई भी कानून को ठीक से लगाया नहीं गया। चलिए, सिटीजन्स की वर्ब है मे कंप्लेन, मे कंप्लेन, ठीक है। और अबाउट लगाया गया कंप्लेन के बारे में, जिस चीज़ की आप कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन और कंप्लेंट के बीच का फ़र्क आप जानते हैं, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, या है। चलो, बच्चे जो सब समझदार हैं, क्लासेस लेते हैं, ज़रूर से कमेंट पोस्ट कर देना ताकि नए बच्चे जान सकें कंप्लेंट और कंप्लेन, इन दोनों वर्ड्स के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। डालना कमेंट्स में ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें आपका कमेंट। रोविंग का मतलब होता है भटकते हुए, खानाबदोश। इसको आप अनस्टेबल बोल सकते हैं, ड्रिफ्टिंग बोल सकते हैं, स्ट्रे बोल सकते हैं, वैंडरिंग बोल सकते हैं। कैनाइन का मतलब होता है डॉगीज़।
दिस की वर्ब है हैज़ नॉट स्पर्ड। स्पर का मतलब होता है इनकरेज या स्टिमुलेट करना। इस मामले ने किसी भी तरह के पॉलिटिकल रिस्पॉन्स को अभी तक स्पर या एक्टिवेट नहीं किया है ना। चलिए अब ये कैनाइन वर्ड जो है ना, इससे बहुत सारे वन वर्ड बनते हैं, फटाफट देख लो। देखिए कैनाइन का मतलब होता है डॉग्स या डॉग्स की प्रजातियाँ, कुत्तों के अलग अलग रूप, उनकी अलग अलग नस्लें। और कैनाइन की तरह ही अलग अलग जानवरों के लिए हमारे पास अलग अलग वन वर्ड्स हैं जो आप सभी को आने चाहिए, आने ही चाहिए। ये स्टैंडर्ड हैं, ये वो मिनिमम बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है वोकैब का, क्योंकि वन वर्ड्स आपसे पूछ लेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में। चलिए एक बार खुद से ट्राई दे लो इनको सबको दिमाग में, फिर मैं लिखवा रहा हूँ, आपको याद रहेंगे। देखिए फेलाइन मतलब कैट्स, कैट्स या कैट्स एंड कैट लाइक एनिमल। अब कैट लाइक एनिमल्स कौन से हैं? बिल्ली की प्रजाति के सभी एनिमल्स हैं, शेर, लेपर्ड, जगुआर, है ना, तेंदुए वेंदुए, टाइगर वाइगर, सब बिल्लियाँ ही तो हैं ये, है ना। तो कैट एंड कैट लाइक एनिमल्स फेलाइन होते हैं। इक्वाइन यानी इकू, इकू मतलब घोड़ा। तो हॉर्स एंड हॉर्स लाइक एनिमल्स, खच्चर वच्चर जो हैं सब हॉर्स लाइक एनिमल्स हैं, उनको बोलते हैं इक्वाइन। ठीक है। उर्साइन का मतलब होता है बेयर्स, यस बेयर लाइक एनिमल्स, बेयर मतलब भालू। बोवाइन का मतलब होता है काउ लाइक एनिमल्स। ठीक है, इसमें गाय आ गई, भैंस आ गई, सांड आ गया, सब कुछ आ गया। ओवाइन का मतलब होता है शीप या शीप लाइक एनिमल्स, भेड़े वेड़े। ठीक है। पाइसीन का मतलब होता है मछली या जो है फिश। अलग अलग तरह की जो फिश हैं उनको सबको बोलते हैं हम मिला करके कलेक्टिवली पाइसीन। ठीक है। लुपाइन का मतलब होता है वुल्स यानी भेड़िए, अलग अलग तरह के। और पोर्साइन का मतलब आप समझते होंगे, पॉर्क यानी सुअर, यानी सुअर को क्या लिख रहा हूँ मैं, पिग। ठीक है, पिग एंड पिग लाइक एनिमल्स, पिगलेट्स वगैरह होते हैं ना, पिग लाइक एनिमल्स। चलिए याद रखेंगे सभी वन वर्ड्स, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको एक नंबर दे जाएगा। चलो अब और क्या हुआ जी, कह रहे जी एक समस्या तो ये थी, गली में कुत्ते ख़त्म नहीं हो रहे, काटते काटते थक नहीं रहे। दूसरी समस्या क्या है? ऑन द अदर हैंड इट सीम्स दैट इवन पेट डॉग्स टू हैव मैनेज्ड टू रेज एन एंटायरली डिफरेंट क्लास ऑफ कंसर्न्स। कह रहे वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ऐसा दिखाई देता है, इट सीम्स। अच्छा क्या दिखाई देता है भाई? कि यहाँ तक कि इवन जो पेट डॉग्स हैं, पालतू कुत्ते हैं, उन्होंने भी जैसे तैसे मैनेज कर लिया है इस चीज़ को कि वो रेज करें, वो उठाएं एक एंटायरली डिफरेंट क्लास ऑफ कंसर्न्स को, एक ऐसी क्लास ऑफ कंसर्न्स या लेवल ऑफ कंसर्न्स को जो बिल्कुल अलग तरह के हैं। और ये कौन से कंसर्न्स हैं भाई? मेरिटिंग द अटेंशन ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कि ये मेरिट करें, रिक्वायर करें, ज़रूरी बनाएं अटेंशन को, ध्यान को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री का। ऐसे कंसर्न इन कुत्तों ने पैदा कर दिए हैं, पालतू कुत्तों ने। एंड 2 हाई कोर्ट्स, और दो उच्च न्यायालयों का, हाई कोर्ट्स का। समझ गए? तो ये डिलेमा है। गली के कुत्ते जो तो करते ही हैं परेशान, पालतू कुत्तों के ऊपर भी सरकार एक्टिव हो गई है और झगड़ा चल रहा है पूरे देश में। इट की वो सीम्स ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड, ये फ्रेजेस आप जानते हैं। ऑन वन हैंड का मतलब है एक तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब है वहीं दूसरी तरफ। पेट डॉग्स की मतलब है हैव मैनेज्ड, रेज करना यानी उठाना। मेरिटिंग का मतलब है मेरिट करने वाला है, रिक्वायर करने वाला। मेरिट का वर्ब फॉर्म में मतलब होता है रिक्वायर करना, नेसेसिटेट करना। तो ये ऐसे कंसर्न्स हैं जो नेसेसिटेट करने वाले हैं, ज़रूरी बनाते हैं सरकार की अटेंशन को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। ध्यान दिया करो इन वर्ड्स पे, नहीं तो आप यही सोचोगे सर ये तो वर्ब थी, ये कैसे एडजेक्टिव बन गया। कह रहे जी अमंग द क्वेश्चंस बीइंग डेलिब्रेटेड अपॉन इज वेदर सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आर इनहेरेंटली मोर फेरोशियस देन अदर्स। कह रहे उन क्वेश्चंस में से, अमंग द क्वेश्चंस, और कौन से क्वेश्चंस भाई? जो डेलिब्रेट अपॉन किए जा रहे हैं, जिन सवालों पे ध्यान चल रहा है, विचार चल रहा है, ख्याल चल रहा है। डेलिब्रेट अपॉन करना, किसी चीज़ के ऊपर कंटेम्पलेट करना, सोचना। कह रहे जी उन क्वेश्चंस में से, जिन क्वेश्चंस पे ध्यान या विचार चल रहा है, उनमें से एक ये है इस, अब वो क्वेश्चन आपको बताया गया है, हाँ या ना, वेदर कुछ खास नस्लें जो हैं कुत्तों की, ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं, क्या वो इनहेरेंटली मोर फेरोशियस हैं दूसरी नस्लों से? क्या वो अपने नेचर के हिसाब से
अपने इनेटली या इनहेरेंटली ज़्यादा खूंखार हैं दूसरी नस्लों के। तो ये सवाल ने हाई कोर्ट्स और सरकार की एक मिनिस्ट्री को परेशान करके रखा है कि क्या कोई कुत्ते की नस्ल ऐसी है जो ज़्यादा खूंखार होती है। चलिए, अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर बहुत प्यारी है। ब्रीड्स की वर्ब है आर, और वेदर से बनने वाला जो पूरा क्लोज है इसकी वर्ब है इज। भाई ये जो पूरी बात है ना, दिस इज अमंग द क्वेश्चंस बीइंग डेलिब्रेटेड अपॉन, ये पूरा सवाल ही उन सवालों में से एक है जिनके ऊपर ख्याल चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्लोज जो है अपनी वर्ब लेगा इस। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसी क्लास में करवाएंगे, तोड़ के करवाएंगे, ब्रेक करके करवाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको मैं आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ। कह रहे जी, एन एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हैज़ रिकमेंडेड that certain breeds of ferocious dogs be prohibited from being kept as pets। करेक्ट, एक्सपर्ट कमेटी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूटेड है, जो मिल करके बनाई गई है इन सभी लोगों के द्वारा। पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहे ये जो कमेटी है जो इस पूरे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है, इन्हीं के लोगों से मिलके बनी है। इस कमेटी ने रिकमेंड किया है, ये सुझाव दिया है दैट वो ये कि कुछ खास नस्लें जो हैं, ब्रीड्स जो हैं, प्रजातियां जो हैं कुछ खूंखार कुत्तों की, फेरोशियस डॉग्स की, वो प्रोहिबिटेड कर दी जाए, उनके ऊपर रोक लगा दी जाए। और किस तरह से कि वो बीइंग केप्ट करने से एज पेट्स, उनको रखे जाने से एक पालतू जानवर के तौर पे। तो इस कमेटी ने बोला है भाई खूंखार जो कुत्ते हैं जिनको हम नाम लिख रहे हैं लिस्ट में, इनको कोई भी आदमी अब पालतू नहीं रख सकेगा। कमेटी की वर्ब है हैज़ रिकमेंडेड, ब्रीड्स की वर्ब है बी प्रोहिबिटेड, रेकमेंड, ऑर्डर, सजेस्ट, कमांड जब भी आप करते हैं तो दैट के बाद आने वाला क्लोज सब्जेक्टिव मूड में प्रेजेंट में होता है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव के अंदर यहाँ बना हुआ है पैसिव, तो पैसिव के अंदर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया आपने। कुछ नहीं बोला भाई, ये वही सब है जो रोज़ पढ़ाते हैं आपको, है ना। आप नए आए हो क्लास में, पिछले 10 दिन से 15, 20, 50 आर्टिकल करो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो कल नहीं करवाएंगे, कल जो करेंगे वो आज नहीं हो रहा। हर रोज़ कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं। आज प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। अपनी डायरी खोल लो और नोट्स में से चेक करो। कह रहे जी, सच अ कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सिटीजन्स ग्रुप कंप्लेंड ऑफ अटैक्स ऑन पीपल। ये जो कमेटी थी ना, ऐसी एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी जब कुछ सिटीजन ग्रुप्स ने कंप्लेन किया, उन्होंने ये शिकायत की कि अटैक्स हो रहे हैं पीपल पे, हमले हो रहे हैं वहाँ के लोगों पे। अब देखो बीच में डैश से डैश के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। कह रहा है समटाइम्स फेटल, कभी कभी ये फेटल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक या डेडली भी होते हैं, ऐसे अटैक्स भी हो रहे हैं। और ये किन से हो रहे हैं, बाय दीज डॉग्स, इन्हीं कुत्तों से हो रहे हैं। कह रहा है जी, विच प्रॉम्प्टेड अ पटिशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट रिक्वेस्टिंग इट टू बैन सर्टेन ब्रीड्स। कह रहा है ये वही चीज़ है जिसने प्रॉम्प्ट किया एक पटिशन को, एक याचिका को दिल्ली की हाई कोर्ट में, और रिक्वेस्ट करते हुए इसको हाई कोर्ट को कि वो बैन कर दे इन खास कुत्तों की प्रजातियों को। ठीक है, तो ऐसे ही कमेटी बनी थी। कुछ समाज के जागरूक लोग कोर्ट के पास गए, कोर्ट को बोला भाई ये कुत्ते जो है लोगों ने पाल रखे हैं लेकिन अड़ोसी पड़ोसी पे हमला करते हैं, तो आप एक कमेटी बना करके खुद ही एक फैसला दे दो ताकि ये कुत्ता कोई अब घर पे पाल ही ना सके। कमेटी की वर्ब है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, सिटीजन ग्रुप्स की वर्ब है कंप्लेंट, विच की वर्ब है प्रॉम्प्टेड। फेटल का मतलब होता है जानलेवा, डेडली, घातक, मारक। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, दीज इंक्लूड मिक्स्ड एंड क्रॉस ब्रीड्स सच एज दिस एंड ऑल दीज टाइप ऑफ कुत्तास। कह रहा है ये जो ब्रीड्स हैं ये इंक्लूड करती हैं मिक्स्ड और क्रॉस ब्रीड्स को। मिक्स ब्रीड्स समझते हैं आप, क्रॉस ब्रीड्स भी वही हैं, है ना। और ये हैं पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासिलेरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बॉयर बॉल, कैंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग एंड अमंग अदर्स। ये सारी ब्रीड्स के ऊपर अब गाज गिरेगी कोर्ट की, अगर गिरेगी तो
है ना, बैन लग जाएगा इनको पालतू बनाने के लिए। देख रहे हो ये सारी की सारी क्रॉस ब्रीड्स हैं, इनमें कोई प्योर ब्रेड नहीं है, ठीक है ना, वो सब मिक्स करके बनाए हुए डॉगी हैं। कह रहे जी दीज रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज़। ये रूल्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं कि इम्प्लीमेंट किए जाएंगे पैसिव वॉइस में। इनसे ये आशा है पैसिव वॉइस में कि इनको पैसिव वॉइस में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा या लगाया जाएगा लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। रूल्स की वर्ब आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड जो है पैसिव इन्फिनेटिव है एक्टिव में, सॉरी पैसिव इन्फिनेटिव है सिंपल वाला, है ना। चलो, डॉग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन केप्ट एज पेट्स मस्ट बी स्टरलाइज टू इंश्योर दैट फर्दर ब्रीडिंग डज नॉट हैपन। कह रहे वो वाले डॉगी जो इस टाइप के हैं और पहले से ही रखे गए हैं पेट्स के तौर पे, पहले से ही आपने पाल रखा है, तो उनको स्टेरलाइज करना पड़ेगा, उनको इनफर्टाइल बनाना पड़ेगा, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके कि ये डॉगी जो है आगे ब्रीडिंग ना करें और अपने जैसे को पैदा ना करें। डॉग्स की वर्ब है मस्ट बी स्टेरलाइज्ड पैसिव वॉइस में। स्टेरलाइज करना यानी किसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को काट करके उसको इनफर्टाइल बना देना ताकि वो और बच्चे पैदा ना कर सके, ठीक है। ऐसा किया जाता है एनिमल्स के साथ में। पिग्स को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। स्ट्रे पिग्स जो है इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे, गली में सूअर, क्योंकि सारे सूअर जो हैं स्टेरलाइज कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। कुत्तों के साथ ही होना बाकी है। दैट की वर्ब है हैव बिन केप्ट, दैट आया डॉग्स के लिए। ब्रीडिंग की वर्ब है डज नॉट हैपन। कह द कर्नाटका हाई कोर्ट रिसेंटली स्टेड द गवर्नमेंट ऑर्डर आफ्टर सम पिटिशनर्स ऑब्जेक्टेड दैट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मूव वॉज यूनिलैटरल। फिर कह रहे जो कर्नाटका हाई कोर्ट है रिसेंटली उसने स्टे मार दिया, रोक दिया या सस्पेंड कर दिया इस सरकारी फरमान को, ऑर्डर को। जो ऊपर फरमान आया था ना कि ये कुत्ते अब आप नहीं रख सकते, इस फरमान पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और ये कब लगाई? जब कुछ पटिशनर्स ने, याचिकाकर्ताओं ने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया और ये कहा दैट कि सरकारी डिपार्टमेंट का जो ये मूव था कुत्तों को बैन करने वाला, नस्लों को, ये यूनिलैटरल था, ये एक तरफा था। यूनिलैटरल मतलब जिसमें आपने दूसरे से बात नहीं सुनी, खुद ही अपने आप फैसला दे दिया। कह रहा एंड डिड नॉट एनकम्पस अ वाइड इनफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज़। और ये डिपार्टमेंट का जो मूव है ये एनकम्पस नहीं करता था, इंक्लूड नहीं करता था एक बहुत बड़े वाइड इनफ स्पेक्ट्रम या रेंज को एक्सपर्ट बॉडीज़ के। तो और भी कई आपको एक्सपर्ट कमिटीज़ जो है बनानी थी, है ना, लोगों को बुलाना था जो एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही सरकार बैठे बैठे फैसला नहीं कर सकती कि कौन सी कुत्ते की प्रजाति कितनी खतरनाक है, कितनी खूंखार है। चलिए, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो हाई कोर्ट स्टेड द ऑर्डर। स्टे करना यानी रोक लगाना। पटिशनर की वर्ब है ऑब्जेक्टेड। मूव की वर्ब है वॉज नॉट, मूव की वर्ब है वॉज और दूसरी वर्ब है डिड नॉट एनकम्पस। एनकम्पस करना यानी अपने दायरे में लेना, इंक्लूड करना, एनकैप्सुलेट करना। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, दायरा। कह रहा द कैनल क्लब ऑफ इंडिया अ बॉडी दैट डील्स विद रजिस्टरिंग प्योर ब्रीड्स could stand to be a disadvantage by this decision। कह रहा है जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है ये एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील विद करती है, जो निपटती है या देखती है रजिस्टर करने के काम को प्योर ब्रीड्स के। प्योर ब्रीड्स मुझे अच्छे से नहीं पता है, शायद देख लेना। प्योर ब्रीड्स वैसे तो मतलब होता है जो देसी कुत्ते होते हैं जिनकी ब्रीड एकदम प्योर होती है, लेकिन शायद क्रॉस ब्रीडिंग के बाद भी प्योर ब्रीड्स जो है बनाते होंगे, है ना, तभी इनको इतना इंटरेस्ट है इस मामले में। तो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है जिनका काम है प्योर ब्रीड्स कुत्तों को रजिस्टर करना। कह रहे ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया था ना, ये स्टैंड टू बी था एट ए डिसएडवांटेज। देखिए, स्टैंड प्लस में एक इन्फिनेटिव का मतलब होता है किसी काम के लिए एलिजिबल होना। तो ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया जो था ये एलिजिबल था होने के लिए टू बी डिसएडवांटेज पे या नुकसान पे, और किसके द्वारा? इस डिसीजन के द्वारा, बाय दिस डिसीजन। स्ट्रक्चर मैं आपको भी समझा देता हूँ। स्टैंड प्लस में टू प्ले, टू ईट, टू गेन, टू लूज, टू बी, जो भी आप लिखें तो इसका मतलब होता है इस काम के लिए आप एलिजिबल हैं, इस काम के लिए आप डिजर्विंग है, ठीक है। चलिए, क्लब की इंडिया की वर्ब है कुड स्टैंड, दैट आया बॉडी के लिए, दैट की वर्ब है डील्स विथ। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ फटाफट। आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट मेन वाला यही है, फिर इस पर आपको एरर भी बताऊंगा एग्जामिनर आपको कैसे ही देगा।
द कंपनी स्टैंड्स टू लूज फाइनेंशियली इफ दिस डील्स फॉल्स थ्रू। कंपनी जो है स्टैंड टू लूज करती है। देखिए स्टैंड प्लस में टू इन्फिनेटिव, लूज करना यानी हारना या खोना। तो कंपनी खोने के लिए एलिजिबल हो जाती है, खोने की हकदार होती है या खोने को डिज़र्व करती है फाइनेंशियल तौर पे या आर्थिक तौर पे, अगर ये डील फेल कर जाती है, फॉल्स थ्रू होती है। फॉल्स थ्रू मतलब फेल्स, है ना। अगर डील नहीं हुई तो कंपनी को नुकसान होगा, कहने का मतलब ये। तो कंपनी स्टैंड्स टू लूज। अच्छा फ़ायदा होगा तो उसके लिए लिखेंगे स्टूड टू गेन। नोबडी स्टूड टू गेन फ्रॉम द कोर्ट्स डिसीजन। कोई भी एलिजिबल नहीं था। अब स्टैंड की सेकंड फॉर्म लगाई हमने स्टूड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं नोबडी स्टैंड्स, अगर आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो स्टूड लिख देंगे, है ना। तो नोबडी स्टूड या स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम द कोर्ट्स डिसीजन। कोर्ट के डिसीजन से किसी को भी फायदा नहीं होता है, कोई भी गेन नहीं करता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर को। अब देखो एरर्स कैसी मिलेंगी। शी स्टैंड्स टू इनहेरिट अ ह्यूज वेल्थ फ्रॉम अ अंकल। वो स्टैंड करती है इनहेरिट करना। इनहेरिट करना यानी पा लेना। जब आपको पिताजी से कुछ मिला विरासत में, वो आपकी इनहेरिटेंस है और उसको लेने का काम होगा, जो वर्ब होगी वो होगा इनहेरिट करना। तो उसको विरासत में मिलने वाली है एक बड़ी सी वेल्थ अपने अंकल से, अपने चाचा से या ताऊ से। सेंटेंस सही है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ और आपका दिमाग घुमाना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ शी स्टैंड्स टू इनहेरिटेड। समझ पाए। या मैं इसको सेकंड फॉर्म बनाने की जगह एक नाउन बना दूं और लिख दूं शी स्टैंड्स टू इनहेरिटेंस। समझ पा रहे हो। ये इन्फिनेटिव फॉर्म में रहेगा। इनहेरिटेंस नाम का नाउन नहीं बना सकते। इनहेरिटेड नाम का एडजेक्टिव या वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म भी नहीं बना सकते। ये रहेगी वर्ब की बेस फॉर्म और आप लिखेंगे शी स्टैंड्स टू इनहेरिट। तो ये एरर आपको इसमें कभी कभी मिलेगी। लास्ट में इसका एक एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। एक्सेप्शन नहीं एक्चुअल में वो, योर ओपिनियन स्टैंड्स टू रीज़न। आपकी ओपिनियन जो है स्टैंड टू रीज़न करती है, लॉजिक के सामने खड़ी होने के लायक है। यानी आपकी ओपिनियन जो है लॉजिकल है, सेंसिबल है, अंडरस्टैंडेबल है। तो स्टैंड टू रीज़न ये एक फ्रेज है अंग्रेजी में जिसमें टू प्रेपोजिशन है और रीज़न एक नाउन है। इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ का सेंसिबल होना या समझ गए ना, लॉजिकल होना। योर ओपिनियन स्टैंड्स टू रीज़न, योर स्टेटमेंट स्टैंड्स टू रीज़न, है ना। इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये ईडियम आज आपको याद भी रखनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी स्ट्रक्चर पे आपको दे रहे हैं। अब ये इतना डिटेल में जो आपको बताया ना, 3-4 किताबों से आप पढ़ोगे फिर खुद के नोट्स बनाओगे तो समझ पाओगे। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ पका पकाया आपको सारा मसाला मिल जाए। बढ़े आगे। चलिए स्टैंड टू भी लिखा है इसीलिए यहाँ पे। कैरेजी ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंसाइट into the temperament of dogs have shown that ferocity and aggressiveness are a result of both environmental and behavioral factors। सालों की जो ऑब्जर्वेशन है और इंसाइट है। ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना ध्यान से। इंसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर की साइट, उसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग। तो सालों की ऑब्जर्वेशन और जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी समझ है कुत्तों के टेम्परामेंट में, डॉगीज के मिजाज में। कह रहा उन्होंने हमें ये दिखाया है, दे हैव शॉन ईयर्स, इन ईयर्स ने हमें ये दिखाया है कि जो फिरोसिटी और एग्रेसिवनेस है, खूंखारपुना और आक्रामकता है, वो एक रिजल्ट होते हैं, नतीजा होते हैं दोनों ही चीज़ का, एनवायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स का। ठीक है। ईयर्स की वर्ब है हैव शॉन, हैव शॉन। फिरोसिटी एंड एग्रेसिवनेस की वर्ब है आर। अच्छा और क्या हुआ। कह रहा जी 10 the age, sex, size, familiarity and with other dogs, the way it is trained and the circumstances that provoke aggression all contribute to ferocity। कह रहा अगर इस बात को समझें तो कुत्ते की उम्र, उसका जेंडर, उसका बॉडी का साइज और कितनी फेमिलियरिटी है उसकी दूसरे कुत्तों के साथ, दूसरे कुत्तों के साथ वो कितना खेला है और किस तरीके से उसको ट्रेन किया गया, द वे इट इज़ ट्रेंड, और वो सर्कमस्टेंसेस जो एग्रेशन को प्रोवोक करते हैं, वो हालात जिनसे उस कुत्ते को गुस्सा आता है। ये सारी चीज़ें मिलके, एज, सेक्स, साइज, फेमिलियरिटी, वे एंड सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं कुत्ते की खूंखारता में, खूंखारपने में या फिरोसिटी में। खाली ब्रीड से कुत्ता फिरोसियस नहीं होता, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं वो कितना खूंखार होगा। इन सब चीज़ों की वर्ब है कंट्रीब्यूट, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब।
ठीक है ना। एज, सेक्स, साइज, फैमिलिटी, वे और सर्कमस्टेंसेस की वर्ब है कंट्रीब्यूट। इट की वर्ब है इज ट्रेंड पैसिव वॉइस में। सर्कमस्टेंसेस के लिए दैट आया और वर्ब है इसकी प्रोवोक। प्रोवोक करना यानी उकसाना या भड़काना। कह रहा जी दैट said several countries have banned certain breeds or have imposed stringent conditions to own or maintain certain dog breeds। कह रहा है अगर ये भी कह दिया हमने, जो ऊपर बात बताई है हमने, कह रहा है इस बात के बाद दैट said, ये बात तो ठीक है, कह रहा है इसके बाद दैट said बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है कुछ खास नस्लों को, ब्रीड्स को, या फिर लगा दिया है, इम्पोज कर दिया है बहुत ख़तरनाक, स्ट्रिंजेंट या कड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस को, कि अगर आपको ऑन करना है या रखना है, मेंटेन करना है किसी खास टाइप के डॉग ब्रीड्स को। तो ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से ही होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कुत्तों की नस्लों पे बैन ऑलरेडी लगा चुकी है। दैट की वर्ब है सेड। दैट सेड का मतलब है इतना कहने के बाद, जो हमने आपको ऊपर बताया उसके बाद। कंट्रीज़ की वर्ब है हैव बैंड, दूसरी वर्ब है हैव इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब होता है जबरन किसी चीज़ को लगाना, जैसे इस केस में कंडीशंस को लगाया गया है जो स्ट्रिंजेंट या हार्श हैं, कड़ी हैं। नन ऑफ दीज कंट्रीज एनी वे परमिट्स स्ट्रीट डॉग्स इन वे इंडिया डज एंड सो द रेगुलेशंस आर प्रिमाइज्ड ऑन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी दैन इन इंडिया। अब कह रहा है इससे अलग भी हैं कुछ, इंडिया का सिस्टम इन कंट्रीज से अलग भी होना चाहिए। इनमें से कोई भी कंट्री जिन्होंने बैन लगाया है ना, वो किसी भी तरीके से परमिट नहीं करती है गली में आवारा कुत्तों को। और किस तरीके से? इन द वे, उस तरीके से, उस वे से जैसे इंडिया करता है। कह रहा है एंड इसलिए जो रेगुलेशंस हैं इन कंट्रीज़ के वो प्रेमाइज्ड हैं, बेस्ड हैं, आधारित हैं और किस चीज़ के ऊपर? ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड्स पे, हायर स्टैंडर्ड्स पे, पब्लिक सेफ्टी के बजाय जो है इंडिया के अंदर। आई बात समझ में? नन ऑफ दीज कंट्रीज़ की वर्ब है परमिट्स। नन के साथ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब लगती हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब को प्रिफर किया जाता है। इंडिया की वर्ब है डज। रेगुलेशंस की वर्ब है आर। प्रीमाइज्ड होना यानी आधारित होना, प्रीमाइज्ड के बाद में ऑन लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ पे आप आधारित हैं। बेस्ड ऑन, प्रीमाइज्ड ऑन, ग्राउंडेड ऑन, फाउंडेड ऑन, बिल्ट ऑन, ठीक है, ये ऑन प्रेपोजिशन इनके बाद में फिक्स्ड है। कह रहा है दस द एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स इज लेस लाइकली टू मेक अ डिफरेंस। कह रहा है जी इस प्रकार से होना या ना होना, एग्जिस्टेंस करना या एब्सेंस होना कुछ खास नस्लों की कुत्तों की, कह रहा है वो अपने आप में एक लेस लाइकली काम है कि कोई डिफरेंस को मेक करेगा, कुछ फासले को लाएगा, फ़र्क पैदा करेगा हमारी पब्लिक सेफ्टी के लिए। और कैसे? कह रहा है जी देन मेकिंग डॉग ओनर्स मोर लाइबल फॉर हार्म कॉस्ट। कह रहा है जी बजाय देन या मुकाबले में बनाने के डॉग ऑनर्स को, कुत्तों के मालिकों को और ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा लाइबल हार्म कोज किए जाने पे, जो हार्म कोज की जाती है। तो अगर आप बैन वैन कुत्तों पे लगा भी दो, ज़्यादा कुछ फ़र्क आम पब्लिक को नहीं पड़ेगा। गली में कुत्ते घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, काट रहे हैं, है ना, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। इन सरकारें आई और सरकारें गई, है ना, लेकिन शर्म किसी को नहीं आई। तो जब गली में ये हो रहा है तो किसके घर में क्या बंधा है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि अगर बंधे हुए ने किसी को काट लिया तो डॉग ओनर से ज़्यादा नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, उनसे लाइबल ज़्यादा बनवाया जाएगा। बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा इस बैन से। समझ गए? पब्लिक सेफ्टी पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस और एब्सेंस इन दोनों में से, दोनों की वर्ब है इस, दोनों जुड़े हुए और से, और से जुड़े हुए जो नाउन्स हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं अगर वो खुद ही सिंगुलर हों, ठीक है ना। एंड लगा होता तो फिर आर आ जाता, प्लूरल वर्ब आ जाती। सेंटेंस समझ गए ना? कह रहा है जी वाइल इंडिविजुअल चॉइस इन चूजिंग एंड रेजिंग पेट्स मैटर्स, इट इज़ बाय नो मीन्स एन अनबिडल राइट। जहाँ जो इंडिविजुअल चॉइस है किसी आदमी का हक है, और किस चीज़ में? चूज़ करने में या रेज करने में पेट को। कह रहा है ये चॉइस जो है ना इंडिविजुअल की, कौन सा कुत्ता रखूँगा और कौन सा पालूँगा, ये चॉइस मैटर करती है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, है ना। कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, जो पालना है पाल। कह रहा है लेकिन कुछ भी हो जाए, ये चॉइस जो है किसी भी तरीके से, बाय नो मीन्स, बिल्कुल भी नहीं, या किसी भी तरीके से नहीं, एक अनबिडल्ड राइट है, एक बेलगाम हक है। इस हक पे कहीं ना कहीं तो लगाम लगेगी। अगर ख़तरनाक कुत्ता पाल लोगे तो सरकार को कहीं ना आकर के आपको रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे देश में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, रोको या ना रोको, जब तक गली में कुत्ते घूम रहे हैं।
चलिए, सेंटेंस समझ लिया, आर्टिकल समझ लिया, होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। चॉइस की वर्ब है मैटर्स, इट की वर्ब है इज, बाय नो मीन्स मतलब बिल्कुल भी नहीं, या नॉट एट ऑल भी इसको बोलते हैं। अनबिडल्ड आप समझते हैं, बेलगाम हो, अनरिस्ट्रेंड हो या रैम्पेंट हो। चलिए, आज के आर्टिकल में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। सोशली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, स्ट्रीट डॉग्स का, पेट डॉग्स का। 2-3 सेंटेंसेस में आपको क्या लगता है, क्या पहले स्ट्रीट डॉग्स की समस्या को सुलझाया जाए या पहले ये देखा जाए कि इसके घर में कौन सा कुत्ता बंधा हुआ है ना, कहाँ पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्विज़ के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा है। कह रहा है जी, कोई बैन अगर लगाएंगे किसी कुत्ते की नस्ल पे, पेट के तौर पे या पालतू कुत्ते के तौर पे, तो वो चीज़ पब्लिक सेफ्टी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्रभावित करेगी, कैसे अफेक्ट करेगी। क्या बैन लगने से पब्लिक सेफ्टी बढ़ जाएगी? क्या बैन लगने से पब्लिक सेफ्टी कम हो जाएगी? क्या बैन लगने से पब्लिक सेफ्टी पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा? या फिर बैन जो है बड़ा हेल्पफुल होगा, बड़ा गो ए लॉन्ग वे करेगा, बहुत आगे तक जाएगा कुत्तों की सेफ्टी में। ठीक है, स्ट्रीट जो कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी सेफ्टी में बहुत मददगार होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर निकालना बहुत ईजी है, ट्राई दे लो खुद से। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिए। अब आ जाओ, बीच में 3 क्वेश्चंस हैं, वो क्या आपके बड़े इजी क्वेश्चंस हैं यार। स्टैंड टू रीजन, इस फ्रेज़ का मीनिंग पूछा है। अनबिडल्ड का सिनोनिम पूछा है। डिस्पोजिशन, टेनर, अनफेटर्ड, तीनों वर्ड्स का मीनिंग बता दो, अपने आप आ जाएगा सिनोनिम इसका। और टू इंक्लूड अ रेंज ऑफ थिंग्स इन स्कोप, अपने दायरे में बहुत सारी चीज़ों को, एक रेंज को लेना, इसको अंग्रेजी में वन वर्ड में क्या बोलते हैं। तो वो कंपस वाला वर्ड आपको याद होगा, कैप्सूल वाला वर्ड आपको याद होगा, वो वन वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेंगी आपको इस वर्ड की वजह से इसके आसपास, और दूसरी एरर मिल सकती है स्टैंड नाम की स्ट्रक्चर की वजह से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर सी होगा ऑफ कोर्स। बैन लगाओ या ना लगाओ, आम आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना। क्लास पूरी देखी, सब समझ में आया तो बताया करो सर मैंने क्लास पूरी देखी, पीडी लिख दिया करो। इंटरेस्टिंग लगी, सब कुछ सीखे तो आई लिख दोगे, पीडीआई से मैं समझ जाऊंगा, डालना कमेंट्स। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।